केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, स्वागत है आपका। प्रहार देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। आज प्रहार में सबसे पहले बात भारत के ऑपरेशन सिंदूर 2.0 को लेकर भारत की तैयारी और मुल्ला मुनीर के खौफ की। दरअसल जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह लगभग हर मंच से पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर 2.0 को लेकर चेतावनी दे रहे हैं, उससे एक बात तो साफ है कि मुल्ला मुनीर आतंक की कितनी भी बड़ी फौज क्यों ना पाल ले, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। तभी तो खुद मुनीर बुलेट प्रूफ जिंदगी जी रहा है और पाकिस्तान के लोगों को भूखा मरने के लिए छोड़ दिया है। किस बात का डर खाए जा रहा है मुनीर को, प्रहार में आज बात सबसे पहले इस पर करेंगे। और मुनीर खुद तो भारत से अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा है, लेकिन बांग्लादेश में अपने पाले जिहादी छोड़ दिए हैं। जी हाँ, बांग्लादेश में इस वक्त जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ मुल्ला मुनीर के इशारे पर हो रहा है। वहां हिंदुओं को मारने के लिए उसने अपने आतंकी छोड़ दिए हैं। तभी तो एक हफ्ते में बांग्लादेश में 3 हिंदुओं के साथ क्रूरता की गई है, उनको बेरहमी से मार दिया गया है और मुल्ला मुनीर का चमचा मोहम्मद यूनुस हाथ पर हाथ धरे बैठा है। और बैठे भी क्यों ना, क्योंकि इस समय कुर्सी का लालच यूनुस से कुछ भी करा सकता है और मोहम्मद यूनुस को अपनी यानी प्रधानमंत्री की पदवी बचानी है तो देश को गर्त में जाते देखते रहना पड़ेगा और पाकिस्तान के हाथों देश को गिरवी रखना पड़ेगा, जो इस समय बांग्लादेश में चल रहा है। इसके साथ ही बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, क्योंकि बांग्लादेश में क्रूरता हो रही है और ये क्रूरता कब तक होगी ये किसी को नहीं पता है। जब तक पाकिस्तान के हाथ का खिलौना बना रहेगा बांग्लादेश, ये सब कुछ वहां चलता रहेगा। लेकिन भारत लगातार विकास की नई इबारत लिख रहा है। भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यक्ष ऐप लॉन्च कर दी है। अब ये ऐप कैसे काम करेगी, उत्तर प्रदेश के लिए यह कैसे कारगर है, इससे जुड़ी हर जानकारी प्रहार में आपको देंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की आहट से घबराए मुनीर की। तो बात पाकिस्तान के फील्ड मार्शल मुल्ला मुनीर की। बताएंगे आपको कि कैसे मुनीर को मौत का डर सता रहा है। उसे खौफ है कि उसे कोई अननोन गनमैन कहीं आकर मार ना दे, क्योंकि पाकिस्तान में पिछले कुछ महीनों में ऐसे कई हमले हुए हैं जिनमें हमलावरों का आज तक कुछ पता नहीं चल पाया है। मुनीर को भी दिन रात बस यही डर सताए जा रहा है कि कहीं कोई उसका काम तमाम ना कर दे, क्योंकि पाकिस्तान में मुनीर के जुल्म के खिलाफ अब आवाज उठनी शुरू हो गई है। वो रेत की तरह पाकिस्तान को जितना कसकर पकड़ने की कोशिश कर रहा है, वो दिन पर दिन उसके हाथ से उतनी तेजी से फिसलता जा रहा है। और मुल्ला मुनीर को डर है कि कोई उसे जान से मारकर पाकिस्तान को उसके चंगुल से आजाद ना करा ले, इसीलिए वो फूंक फूंक कर कदम रख रहा है और वो अपनी ही सेना के अधिकारियों से बुलेट प्रूफ शीशे में बैठकर मिल रहा है। मतलब उसे ये खौफ है कि उस पर कहीं से कोई भी गोली चला सकता है और मुनीर इतना डरा हुआ है कि गोली तो दूर, शायद गोली की आवाज से भी, उसके अटैक से भी उसको डर लग जाए, यानी आसपास कहीं गोली चले और मुल्ला मुनीर के हाथ पैर कांप जाए, क्योंकि वो गोली से डरा हुआ है, क्योंकि उसको पता है कि उसने अपने देश के लोगों के साथ क्या किया है और कैसे अपनी जान बचाने के लिए, आतंकवादियों को पालने के लिए लगातार वो पाकिस्तान के लोगों को पीछे धकेल रहा है। पाकिस्तान के लोगों की जान दांव पर लगी हुई है। अकेले मुनीर ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान के सियासतदानों की हालत भी खराब है। वहां के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ये दावा कर रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त उनकी सेना ने उन्हें सलाह दी थी कि बंकर में ही छिप जाएं, क्योंकि पाकिस्तानी सेना के अधिकारी भी ये जानते थे कि पहलगाम हमले के बाद भारत के प्रकोप से पाकिस्तान को कोई नहीं बचा सकता है। मेरा MS इधर ही है, इसने आके मुझे कहा कि सर वो जंग शुरू हो गई है। ये वैसे तो मैंने उसको 4 दिन पहले बोला था कि जंग होने वाली है, मगर उसने मुझे आके कहा कि सर वो बंकर में चले। मैंने कहा शहादत आनी है तो यहाँ ही आएगी, बंकरों में नहीं मरते लीडर, मैदान में मरते हैं।
यहाँ नहीं मरते बंकरों में बैठ के। और खौफ का आलम यह है कि पाकिस्तान एलओसी पर अपनी तैयारी को और पुख्ता करने में लग गया है। डर की वजह से वो क्या कर रहा है, ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। पाकिस्तान एलओसी पर काउंटर ड्रोन सिस्टम तैनात कर रहा है। वो 30 से ज्यादा एंटी ड्रोन सिस्टम वहां लगाने वाला है। वो रावलकोट, कोटली और भिंबर सेक्टर में यूनिट लगाएगा। यानी पीओके वाले हिस्से में पाकिस्तान को फिर एक बार तगड़े एक्शन का डर सताने लगा है। इनमें एक स्पाइडर काउंटर यूएस सिस्टम भी शामिल है, जो 10 किलोमीटर की रेंज में उड़ते ड्रोन को डिटेक्ट कर सकता है। इसके अलावा सफ्रा एंटी यूएवी जैमिंग गन भी इस्तेमाल करने का प्लान है, जो 1.5 किलोमीटर तक उड़ रहे ड्रोन के सिग्नल को जैम कर सकती है। यानी पाकिस्तान ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर 2.0 को लेकर घबराहट में वो हर कदम उठा लिया है कि बस उसके सियासतदानों और मुल्ला मुनीर को बचाया जा सके। पाकिस्तान के लोगों की जान तो सस्ती है, जाती है तो जाती रहे, उससे पाकिस्तान के इन हुक्मरानों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। हालांकि भारत की तैयारी भी पूरी है। पाकिस्तान का पुराना रिकॉर्ड है कि वो सर्दियों में जब एलओसी वाले हिस्से में बर्फ जमा होती है तभी खुराफात करता है। इसी के लिए पहले से तैयार भारतीय सेना कमर तक जमा बर्फ में लगातार पाकिस्तान के नापाक प्लान को चुनौती दे रही है। ये तस्वीर भी इस वक्त आप देख लीजिए। भारतीय फौज जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ और डोडा में एलओसी के पास लगातार सक्रिय है, ताकि ना तो पाकिस्तानी सेना कोई गफलत कर पाए और ना ही उसके भेजे भाड़े के आतंकी। और पीओके के इलाके में पाकिस्तान जानबूझकर सुरक्षा बढ़ा रहा है। ये वो इलाका है जहां पाकिस्तान के पाले आतंकियों के अड्डे हुआ करते थे, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय फौज ने पीओके में मौजूद जैश और लश्कर के ठिकानों पर चुन कर वार किया था और उन्हें नेस्तनाबूद कर दिया था। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान के बिलों में छिपकर बैठे 100 से ज्यादा आतंकियों को जहन्नुम तक पहुंचा दिया था और इसी बात का डर पाकिस्तान को सता रहा है। तभी इन सभी जगहों पर दुनिया भर के हथियार तैनात कर दिए हैं, लेकिन भारत बस एक कदम उठाएगा और पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा, ये सब जानते हैं। लेकिन खबर है कि जैश पीओके में एक बार फिर एक्टिव होने की तैयारी में लग गया है और इसी वजह से पाकिस्तान की सेना ने एलओसी के करीब ड्रोन रोकने वाले सिस्टम तैनात किए हैं। क्या है जैश ए मोहम्मद का प्लान, आपको इस ग्राफिक्स में दिखाते हैं कि आखिर जैश का प्लान क्या है, लेकिन भारत ने भी उसको खत्म करने के लिए, उनके इस प्लान को नस्तनाबूद करने के लिए क्या कदम उठाए हैं, ये भी आपको बताएंगे। तो सूत्रों का दावा है कि 1 जनवरी से जैश पीओके के मीरपुर में 7 दिन का एक आतंकी कैंप लगाने वाला है। इसका फैसला शुक्रवार को बहावलपुर में जैश के कमांडरों की जमात में लिया गया। जैश ने इस कैंप का नाम तरबिया ट्रेनिंग कैंप रखा है और आतंकी संगठन जैश ने बालाकोट जैसी जगहों पर रैलियां भी बढ़ा दी हैं, जिनमें खास तौर पर बच्चों को बुलाया जा रहा है। छोटे छोटे बच्चों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है। इसके अलावा जैश ने सबके सामने यह स्वीकार कर लिया है कि पिछले कुछ दिनों से भारत में आतंकी हमले करने वाला कश्मीर टाइगर्स जैश से जुड़ा हुआ है। भारत के जम्मू कश्मीर में हुए कई हमलों में कश्मीर टाइगर्स नाम के संगठन का नाम सामने आया है। जैश के अलावा लश्कर ने भी अपने कई आतंकी अड्डों को फिर से बनाने का काम तेज कर दिया है। लोअर दीर इलाके में लश्कर के ट्रेनिंग कैंप जिहादे अक्सा के कंस्ट्रक्शन का काम भी तेज कर दिया गया है। यानी भारत ने पाकिस्तान में पल रहे सभी आतंकी और उनके ठिकानों पर नजर बनाई हुई है और यही वजह है कि भारत कभी भी पाकिस्तान के इन आतंकी अड्डों को खत्म कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान अंदर ही अंदर बेहद डरा भी हुआ है। उसे ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का खौफ दिन रात सता रहा है। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान को एक बार फिर ऑपरेशन सिंदूर की याद दिलाकर पाकिस्तान के डर को बढ़ा दिया है। साल ऑपरेशन सिंदूर हर भारतीय के लिए गर्व का प्रतीक बन गया। दुनिया ने साफ देखा, आज का भारत अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करता। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देश के कोने कोने से मां भारती के प्रति प्रेम और समर्पण की तस्वीरें सामने आई। लोगों ने अपने अपने तरीके से अपने भाव व्यक्त किए। और भारत के इसी बेखौफ रवैये से पाकिस्तान की फौज और सियासतदान दोनों घबराए हुए हैं। उन्हें यह डर सता रहा है कि भारत कभी भी ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का वर्जन यानी ऑपरेशन सिंदूर का 2.0 वर्जन लॉन्च कर सकता है और अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान की फौज फिर से फुस हो जाएगी। यही वजह है कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति जरदारी, जो ठीक से चल फिर भी नहीं पाते हैं, वो भी हथियार उठाने की बात कह रहे हैं। सुनिए। यहाँ भुट्टो साहब के वारिस बैठे हुए या बीबी साहिबा के वारिस बैठे हुए, ये सब वर्कर, ये सब हम जंग के मैदान के लिए खुद
तैयार हैं, हम खुद हथियार लेके लड़ने के लिए तैयार हैं, हम अपनी जानों का कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं इस मुल्क को, अपने मादरे वतन को बचाने के लिए। तो ये भूल जाओ कि रोटी होगी गोली होगी, रोटी होगी गोली होगी, हम गोलियां मारेंगे, तुम क्या गोली मारोगे। बाप ने हथियार उठाने की बात कही तो बेटा कहां चुप रह सकता था। जनता के बीच अपनी नाक बचाए रखने के लिए बिलावल भुट्टो अपने फर्जी अंग्रेजी लहजे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलने की नाकाम कोशिश करता दिखा। फील्ड मार्शल साहब का नाम सुनते ही भारत का मोदी छुप ही जाता है, गायब हो जाता है। फील्ड मार्शल साहब का नाम सुनते ही भारत का मोदी छुप ही जाता है, गायब हो जाता है। हालांकि पाकिस्तान के साथ समस्या यही है कि झूठ बोलने की स्क्रिप्ट सब तक नहीं पहुंच पाती है, तभी तो वहां का कोई ना कोई नेता दुनिया में पाकिस्तान के झूठे दावों की पोल खोल ही देता है। इधर पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर में सफलता का दावा करता रहा और उसी के मंत्री इशाक डार ने मान लिया कि भारतीय मिसाइलों ने उनके एयरबेस की धज्जियां उड़ा दी थी। 79 आउट ऑफ 80 ड्रोन जो थे उसको न्यूट्रलाइज कर दिया गया और एक सिर्फ ये ड्रोन था जिसने हल्की सी एक मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे थोड़ी सी यानी उसको डैमेज किया और कुछ वहां जख्मी हुए। और पाकिस्तानी मंत्री के इस कबूलनामे के बाद बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने विपक्ष को घेर लिया है। शहजाद पूनावाला ने विपक्ष पर सवाल पूछा है और ऑपरेशन सिंदूर के सबूत मांगने पर कड़ा प्रहार किया है। सुनिए। सबूत गैंग और सेना डाउट करने वाली लॉबी को एक करारा तमाचा मिला है। वैसे तो भारत की सेना डीजीएमओ ने बताया था ऑपरेशन सिंदूर कितना बड़ा नॉर्मल था, नया नॉर्मल था और कैसे घर में घुसकर 9 आतंकी कैंप और 11 मिलिट्री बेस तबाह किए गए वीडियो फुटेज थे। पर राहुल गांधी, खड़गे जी, पृथ्वीराज चौहान, कांग्रेस पार्टी मानने को तैयार नहीं थी। सिंदूर को सरेंडर बता रही थी, छुटपुट फेलियर बता रही थी, एक दिन में हम हार गए ये बता रही थी। अब तो उनके फेवरेट कंट्री पाकिस्तान ने भी एडमिट किया है कि नूर खान बेस में तबाही हो गई। हालांकि पाकिस्तान झूठा नैरेटिव फैलाने से बाज नहीं आ रहा है। जरदारी जंग में भारत को हराने का दावा करते हुए अफगानिस्तान को भी चेतावनी दे रहे हैं। सुन लीजिए क्या कह रहे हैं जरदारी। कोई हमारी साथ हमारे गिरेबान में हाथ डालेगा तो हम उसको 2 पी 50 मारेंगे, जिस तरह हमने इंडिया को मारा था, अब इनको भी मारेंगे। जो भी हमारी धरती की तरफ नासूर आंखों से देखेगा, जो भी देखेगा, तो हमारा ऐसा चीफ बैठा है कि उनको वो चने चबा देगा। पाकिस्तान की आर्मी उनको चने चबा देगी और एयरफोर्स चने चबा देगी, हमारी नेवी चबा देगी। तो प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री तो मुल्ला मुनीर के मुरीद तो थे ही, क्योंकि मुल्ला मुनीर से जान बख्शने और मुल्ला मुनीर के रहमो करम पर पल रहे हैं। लेकिन अब राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी भी मुल्ला मुनीर की तारीफों में कसीदे पढ़ रहे हैं, क्योंकि जानते हैं कि ये फील्ड मार्शल कभी भी इनके खिलाफ भी कोई भी बड़ा कदम उठा सकता है। लेकिन जरदारी जिस फील्ड मार्शल की हिम्मत के कसीदे पढ़ रहे हैं वो तो खौफ में है। वो बगैर अपने बुलेट प्रूफ जैकेट के एक कदम तक आगे नहीं रखते हैं। ये जैकेट उसकी वर्दी में साफ समझ भी आती है। और ये सब क्यों? इसलिए क्योंकि मुनीर एक औरत की धमकी से डर गया है। दरअसल ब्रिटेन में इमरान की एक समर्थक ने 2 टूक कह दिया कि मुनीर की मौत तय है। के लिए आई हूँ जो गैर इंसानी सलूक पाकिस्तान में अवाम के साथ हो रहा है, औरतों के साथ हो रहा है, लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा, ये दुनिया की तारीख में कहीं नहीं मिलता। और जिस तरीके से किया जा रहा है, शर्म आती है बताते हुए कि ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। तो सुना आपने, जनरल जिया जैसी मौत, ये सुनकर ही मुनीर की रूह कांप उठती है। मुनीर जिया की तरह ही पाकिस्तान को कंट्रोल करना चाहता है, लेकिन जिया की तरह मौत की चेतावनी ने उसकी नींद उड़ा दी है। जनरल जियाउल हक ने जुल्फिकार अली भुट्टो का तख्ता पलट करवाकर पाकिस्तान की सत्ता भी हथिया ली थी। लेकिन 17 अगस्त 1988 को जिया का प्लेन अचानक से क्रैश हो गया था। कहा जाता है कि उस प्लेन में बैठने से पहले उसे आम की एक पेटी तोहफे में दी गई थी, जिसमें विस्फोटक था, जिसके बाद हवा में उड़ते प्लेन में नशीली गैस का रिसाव हुआ था, जिससे पायलट बेहोश हो गया था।
पायलट के बेहोश होने के बाद जिया का प्लेन क्रैश हो गया था और आम की पेटी में रखे विस्फोटक से जिया के चीथड़े उड़ गए थे। तो ये सच्चाई है और इसीलिए मुल्ला मुनीर को अपनी जान का डर सता रहा है। लेकिन बुलेट प्रूफ जैकेट क्या बम के बीच काम आएगी? कितनी भी जैकेट पहन ले, जिन लोगों के टारगेट पर मुल्ला मुनीर है, जिस दिन उन लोगों ने मुल्ला मुनीर को टारगेट किया, उस दिन मुल्ला मुनीर को अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। और मुनीर को डर है कि कहीं उसे भी इसी तरह से मार ना दिया जाए, इसीलिए वो अपनी जान बचाने के लिए जो हो सकता है वो कर रहा है। उसने अपने ही देश में अपने इर्द गिर्द सुरक्षा का चक्रव्यूह तैयार करना शुरू कर दिया है, क्योंकि मुल्ला मुनीर इतना घबराया हुआ है कि वो क्या क्या कर रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। आज का भारत अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करता। मेरा एमएस ने मुझे कहा कि सर वो जंग शुरू हो गई है, बंकर में चले। कहते हैं खौफ जब सिर पर हावी हो तो अच्छों की हालत खराब हो जाती है। दुनिया भर में बहादुरी की डींगे हाँकने वाले, वर्दी पर चवन्नी छाप मेडल लटकाने वाले पाकिस्तान के फील्ड मार्शल मुल्ला मुनीर का हाल भी कुछ ऐसा ही है। उसके दिल में मौत का डर ऐसा घर कर गया है कि वो अपने ही देश में अपनी ही सेना के अधिकारियों से बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे बैठकर मिल रहा है। जहां जाता है बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर जाता है, क्योंकि उसे ये डर सता रहा है कि कोई भी कहीं से भी उसका काम तमाम कर सकता है। मुल्ला मुनीर हजारों किलोमीटर दूर एक लड़की की चेतावनी से डर गया है। ब्रिटेन में इमरान की एक समर्थक ने दो टूक कहा कि मुल्ला मुनीर को जियाउल हक जैसी मौत मिलेगी। उसको जहाज में उड़ाया था, इसे गाड़ी में उड़ाएगा कोई। ऐसे लोगों का अंजाम ऐसा ही होता है। बस इसी के बाद से मुल्ला मुनीर की नींद उड़ गई है और उसका खौफ देखकर पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को भी वो शाम याद आ गई, जब पाकिस्तान की फूकी हुई सेना ने भारत के डर से जरदारी को बंकर में छिपने की सलाह दी थी। मेरा एमएस इधर ही है, इसने आके मुझे कहा कि सर वो जंग शुरू हो गई है। ये वैसे तो मैंने उसको 4 दिन पहले बोला था कि जंग होने वाली है, मगर उसने मुझे आके कहा कि सर वो बंकर में चले। बाप खौफ में है, लेकिन बेटा बिलावल मुनीर के गुण गाने से बाज नहीं आ रहा है। फील्ड मार्शल साहब का नाम सुनते ही भारत का मोदी छुप ही जाता है, गायब हो जाता है। खैर, उस दिन पाकिस्तान का क्या हश्र हुआ था वो तो सबको मालूम है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर जो कहर बरपाया था, उसकी याद प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर पाकिस्तान को दिला दी। इस साल ऑपरेशन सिंदूर हर भारतीय के लिए गर्व का प्रतीक बन गया। दुनिया ने साफ देखा, आज का भारत अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करता। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देश के कोने कोने से मां भारती के प्रति प्रेम और समर्पण की तस्वीरें सामने आई। लोगों ने अपने अपने तरीके से अपने भाव व्यक्त किए। पाकिस्तान को कितनी गहरी चोट लगी थी, ये वहां के मंत्री इशाक डार ने भी कबूल कर लिया और उसके इस बयान ने भारत में मौजूद सबूत मांगने वाली गैंग को भी तगड़ा जवाब दे दिया। पाकिस्तान को डर सता रहा है कि कहीं भारत ऑपरेशन सिंदूर का 2.0 वर्जन न लॉन्च कर दी। इसी वजह से उसने एलओसी पर एंटी ड्रोन सिस्टम लगाने शुरू कर दिए हैं। ड्रोन रोकने वाली इस दीवार की आड़ में वो पीओके में फिर से आतंकियों को बसाने में लगा हुआ है। वहां जैश और लश्कर के नए अड्डे बनवा रहा है। उसका मकसद है फिर एक बार अपने नापाक टट्टुओं को भारत में घुसाकर अमन चैन को बिगाड़ना। लेकिन भारत सतर्क है, उसने साफ कर दिया है कि इस बार पाकिस्तान को जरा सी भी मोहलत नहीं दी जाएगी। अगर पाकिस्तान ने आतंक का साथ दिया तो उसे नक्शे में मिटाने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच पाकिस्तान में इमरान खान की रिहाई को लेकर फाइनल लड़ाई शुरू हो गई है। कौन कह रहा है कि इसकी अगुवाई और इमरान खान ने कैसे पाकिस्तान के सत्ता में वापसी का प्लान बनाया है, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं कि पाकिस्तान में कैसे इमरान खान की पार्टी पीटीआई के समर्थक
सड़कों पर उतर आए हैं। तस्वीर आपको दिखा देते हैं। हालांकि ये तस्वीरें पाकिस्तान से इससे पहले भी समय समय पर सामने आती रही हैं। इमरान खान के समर्थक अब लाहौर की तरफ गश्त कर रहे हैं। इस प्रदर्शन की अगुवाई खैबर पख्तूनख्वा के सीएम सोहेल अफरीदी को सौंपी गई है। अफरीदी जैसे ही लाहौर पहुंचे, वहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। पीटीआई के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और उनके काफिले को घेर लिया। जी, आप ये लाहौर का ये समंदर देख सकते हैं, अवाम का जमे भीड़ देख सकते हैं। और अब आपको सुनाते हैं कि इमरान खान के समर्थकों ने उनकी रिहाई के लिए कैसे लाहौर में आजादी के नारे लगाए। ये नारे मुल्ला मुनीर की कानों में जरूर चुभ रहे होंगे, जिस तरह से इमरान खान के रिहाई के लिए नारे लगाए जा रहे हैं। आजादी दो हाथ बचा के, आजादी दो हाथ बचा के, आजादी दो हाथ बचा के, आजादी माहौल बना के, आजादी माहौल बना के, आजादी 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 आजादी। तो सोहेल अफरीदी के स्वागत में पीटीआई के कार्यकर्ताओं का हुजूम लाहौर की सड़कों पर जमा हो गया। वो सब इमरान खान की रिहाई का दबाव बना रहे हैं। सोहेल जब लाहौर पहुंचे तो सैकड़ों लोगों ने उनके काफिले को घेर लिया। अभी है बंदूक का सहारा। और इमरान के इस प्रदर्शन का चेहरा माने जा रहे सोहेल अफरीदी पाकिस्तान में घूम घूम कर इमरान के लिए समर्थन जुटा रहे हैं। ये सब देखकर मुल्ला मुनीर की छाती पर सांप लौट रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में उन्हें जबरदस्त समर्थन भी मिल रहा है। सुनिए। तूफानी मौजों का मुकाबला करना है। ये लोग की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। जब सब्ज लाल लहराएगा। और वहीं खैबर पख्तूनख्वा के सीएम सोहेल अफरीदी जहां भी जा रहे हैं, वो पाकिस्तान की आवाम को ये एहसास दिला रहे हैं कि अगर वो अभी नहीं जागे तो फिर जागने का वक्त नहीं मिलेगा। वो इसे आखिरी लड़ाई बता रहे हैं। सुनिए क्या कहा उन्होंने। मैं आवाम को यही कहूँगा, खासकर पंजाब की आवाम को, कि आप लोगों ने घबराना नहीं, आप लोगों ने हारना नहीं। इंशाअल्लाह जिस तरह आप तमाम जबर फस्ताइयत जुल्म 3 सालों से बर्दाश्त कर रहे हैं और आप खड़े हैं, तो ये आखिरी मार्का है हमारा आईन और कानून की बालादस्ती का, आजाद मीडिया की बहाली का। और ये बता दें आपको कि इन प्रदर्शनों का सबसे ज्यादा असर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में देखने को मिल रहा है। वहां की राजधानी लाहौर में तो इमरान की रिहाई के लिए छोटे छोटे बच्चे भी सड़कों पर उतर आए हैं। बच्चे सीधे तौर पर मुनीर और शहबाज की जोड़ी को चैलेंज कर रहे हैं, यानी पाकिस्तान में बगावत का बिगुल फूंक चुका है। ऐसे ज़ुल्म को हम नहीं मानते, ऐसे दस्तूर को हम नहीं मानते, ऐसे दस्तूर को हम नहीं मानते, ऐसे फिरौनों को हम नहीं मानते, ऐसे फिरौनों को हम नहीं मानते, ऐसे यजीदों को हम नहीं मानते, ऐसे यजीदों को हम नहीं मानते, ऐसे यजीदों को हम नहीं मानते। और पाकिस्तान में अलग अलग जगहों पर ऐसे ही आजादी के नारे गूंज रहे हैं। वहां की एक अदालत में वकीलों ने शहबाज सरकार के खिलाफ झंडा बुलंद किया है। सुनिए सर। और इन प्रदर्शनों ने शहबाज और मुनीर के होश उड़ा दिए हैं। तभी तो मुनीर की पुलिस इमरान के समर्थकों को रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। उनके रास्ते रोके जा रहे हैं, महिलाओं को घसीटा जा रहा है। ये बेचारे इतने डरे हुए और इतने घटिया लोग हैं, इतने गिरे हुए लोग हैं। आप मुझे बताएं, यहाँ खवातीन और बच्चे आ रहे हैं और उनको इन्होंने तीनों जो सड़कें पार्क के अंदर आती हैं हमारे ज़मान पार्क में, वो सारी बंद कर दी। ये बच्चों को रोक रहे हैं, ये औरतों को रोक रहे हैं, ये नहीं रोक सकेंगे। और पाकिस्तान में मुनीर का बीपी इसलिए बढ़ा हुआ है क्योंकि इस बवाल की प्लानिंग खुद इमरान खान ने की है।
मुनीर ने इमरान को रावलपिंडी की अडियाला जेल में कैद कर रखा है। वो इमरान की बहनों को तक उससे मिलने नहीं दे रहे हैं। लेकिन इमरान खान ने जेल से ही पाकिस्तान में चल रहे इस बवाल का ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया है। इमरान ने जेल में बैठे बैठे लाहौर से इस प्रदर्शन को धार देने का प्लान तैयार किया है। जेल में बंद इमरान के इस प्लान की अगुवाई केपीके के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी कर रहे हैं। वो ही इमरान के इस आंदोलन का चेहरा माने जा रहे हैं और इसीलिए हर जगह आप देख रहे हैं कि पंजाब प्रांत में सबसे आगे केपीके के मुख्यमंत्री हैं और उनके साथ पंजाब प्रांत के लोग उनका समर्थन कर रहे हैं। ये बात खुद इमरान की बहन अलीमा खान ने बताई कि पाकिस्तान में इमरान की आज़ादी के इस आंदोलन की पूरी प्लानिंग किसी और ने नहीं बल्कि इमरान खान ने ही की है, वो भी अडियाला जेल से। यही पैगाम है इमरान खान का। उन्होंने कह दिया कि आप सड़कों पे सोहेल अफरीदी को, आखिरी पैगाम लॉयर के हाथ आया था, सोहेल अफरीदी को तैयारी पकड़े और सड़कों पे आए। अब सड़कों पे आएंगे, ये इमरान खान का आखिरी पैगाम है। उनको समझ आ गई है कि ना अदालतें काम कर रही हैं और ये 10 रेवड़ियों की तरह ये इस वक्त लोगों को कैद में डाल रहे हैं। आप मुझे बात करें कि ये सड़कें क्यों बंद की हुई हैं, ये बात मुज़ाकरात करना चाहते हैं। और इमरान खान ने इस जन आंदोलन के नेता केपीके के सीएम साहिल अफरीदी को बनाया है और बता दें कि क्योंकि नियाजी ये जानता है कि सोहेल के चेहरे पर उसका ये आंदोलन खड़ा हो पाएगा। उसे अच्छी तरह से पता है कि जेल से वो खेल चला सकता है लेकिन खेल नहीं सकता है। हालांकि उसके इस फैसले को जनता का समर्थन मिलता भी दिख रहा है। लाहौर की सड़कों पे जो जोश, जो वलवला मैंने देखा, जिस तरह सोहेल खान से लाहौर के अवाम ने मोहब्बत का इजहार किया है, वो इस बात का सबूत है। इस बात का सबूत है कि सोहेल खान अफरीदी को पाकिस्तानी कौम का भरपूर एतमाद हासिल है। सोहेल खान, आप वो लीडर हैं जिसका इंतखाब इमरान खान ने खुद किया है। और इन प्रदर्शनों के दौरान पीटीआई के नेता और कार्यकर्ता उन दिनों को याद करते भी नजर आए जब इमरान खान उनके साथ क्रिकेट खेला करते थे। बिल्कुल, हम यहाँ क्रिकेट खेलते थे, वहाँ से बॉलिंग होती थी और यहाँ पे विकेट लगी रहती थी। ये जो दरवाजा है, इसके अंदर एक हॉल था जहाँ पे खान साहब होते थे, सारी मीटिंग्स होती थी। इस लॉन में इफ्तारियां होती थी। तो सारा आपने ग्राउंड से हम होके आए, उस ग्राउंड में कैंप्स होते थे। तो इंशाल्लाह जो ये एक जुल्म और बर्बरियत का दौर है, और हमने सुना था कि पंजाब में जो जुल्म और बर्बरियत की जाती है उसको हमने अमलन देख लिया है। दरअसल मुनीर की चिंता इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि इमरान की रिहाई के लिए अब दुनिया के कई देशों में प्रदर्शन शुरू हो गया है। पीटीआई के कार्यकर्ताओं ने ब्रिटेन में भी प्रदर्शन किया। वहां लोग इमरान खान की तस्वीरें लेकर मुनीर और शहबाज की जोड़ी को ये चेतावनी देते नजर आए कि उनका जुल्म अब ज्यादा दिन तक पाकिस्तान की जनता नहीं सहेगी। और कुछ इस तरह की तस्वीरें कनाडा से भी सामने आई हैं। वहां भी इमरान खान के समर्थक अब उनकी रिहाई की मांग को लेकर शहबाज और मुनीर के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, आवाज बुलंद कर रहे हैं। वो लोग बड़े बड़े झंडे लेकर इमरान का समर्थन कर रहे हैं ताकि मुनीर पर इंटरनेशनल प्रेशर बनाया जा सके। तो पाकिस्तान के बाद अब उस मुल्क की बात कर लेते हैं जो पाकिस्तान बनने की राह पर सरपट दौड़ पड़ा है। बांग्लादेश की बात करेंगे जहां हिंदुओं पर अत्याचार कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हिंसा बढ़ती जा रही है। कट्टरपंथी जमात खुलकर मनमानी कर रही है। घर जलाए जा रहे हैं, दुकानें उजाड़ी जा रही हैं और निशाने पर सिर्फ और सिर्फ हिंदू समुदाय है। दुनिया भर में इसको लेकर गुस्सा है, लेकिन सवाल यह है कि कहां है यूनुस, कहां है उनकी सुरक्षा और कब तक अल्पसंख्यक अपने ही देश में असुरक्षित जीने को मजबूर रहेंगे। बांग्लादेश में पहले ही हिंदू अल्पसंख्यकों की संख्या कम हो गई है क्योंकि वहां से बड़ी संख्या में हिंदू पलायन कर चुके हैं और जो बचे कुचे हिंदू हैं उनको मारा जा रहा है या धर्म परिवर्तन के लिए परेशान किया जा रहा है। क्योंकि बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के खिलाफ हिंसा का एक और गंभीर मामला सामने आया है। हबीबगंज जिले के बदलापुर गांव में एक हिंदू युवक की हत्या कर दी गई जिससे पूरे इलाके में डर का माहौल है। मृतक की पहचान कामदेव दास के रूप में हुई है। परिवार ने आरोप लगाया है कि कट्टरपंथियों ने गला दबाकर कामदेव को मारा है। परिवार ने बांग्लादेश के कट्टरपंथी जमात पर और क्या आरोप लगाए हैं, हिंदू युवक की हत्या कैसे हुई है, आपको पूरी डिटेल इस ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। कामदेव 25 दिसंबर से लापता था। परिवार वालों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई लेकिन पुलिस ने इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की। लेकिन 2 दिन के बाद जब कुछ लोगों को तालाब में एक शव दिखा जिसकी पहचान कामदेव के रूप में हुई,
परिवार वालों ने हत्या का आरोप लगाया है। कट्टरपंथियों ने गला दबाकर हत्या की है, ये परिवार के लोग कह रहे हैं, क्योंकि कामदेव के गले पर निशान मिले हैं। बांग्लादेश का हाल क्या है ये तो हमने आपको बता ही दिया, क्योंकि बांग्लादेश में सबसे पहले दीपू दास, उसके बाद एक और हत्या की गई और अब कामदेव की हत्या का मामला सामने आया है। पहले दीपू दास, फिर अमृत मंडल और अब कामदेव। ये सिर्फ कुछ घटनाएं नहीं है, ये हिंदुओं पर बढ़ती हिंसा का पैटर्न है, जहां यूनुस सरकार की वजह से कट्टरपंथ के हौसले बुलंद हैं। बांग्लादेश में कुछ दिन में चुनाव होने वाले हैं और ऐसे वक्त में बांग्लादेश का जलना, हिंदुओं की हत्या होना चुनाव रुकवाने की बड़ी साजिश है। बांग्लादेश में कैसे हिंदुओं की आवाज दबाई जा रही है, ये तस्वीरें देख लीजिए, जहां एक बार फिर हिंदुओं के घरों को आग के हवाले कर दिया गया है। लोग रोते रहे, चीखते रहे, कुछ मिनटों में इनका आशियाना राख में बदल गया। बांग्लादेश में हो रहे नाइंसाफी की हद आप खुद देख लीजिए। हालांकि यह तस्वीर आज से नहीं है, साल 2024 यानी पिछले साल अगस्त से लगातार हिंदुओं को ऐसे ही टारगेट किया जा रहा है और अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं। हिंदुओं के घरों को सरेआम जलाया जा रहा है और उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि वहां के अधिकारी कहते हैं कि कुछ लोगों की हत्या को हिंदुओं के टारगेट किलिंग के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। वहीं बांग्लादेश के कॉक्स बाजार में कट्टरपंथियों की भीड़ ने दीवारों, लोगों के घरों पर पत्थर फेंके हैं, मंदिरों पर पत्थर फेंके हैं, लूटपाट की तस्वीरें सामने आई हैं और हिंसा फैलाई जा रही है। ये तस्वीर देख लीजिए, मंदिर जलाए जा रहे हैं, लोगों की दुकानें लूटी जा रही हैं, घरों में आग लगाई जा रही है, महिलाओं की इज्जत से खिलवाड़ किया जा रहा है, महिलाओं को हिजाब पहनने के लिए परेशान किया जा रहा है, हिंदू महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है और अगर कोई हिंदू महिला या कोई व्यक्ति घर से बाहर निकलता है तो या तो उसको घर को जला दिया जाता है या उस व्यक्ति को, उस महिला को जान से मारने की धमकी दी जाती है। वहीं रिपब्लिक भारत पर एक बांग्लादेशी पत्रकार ने बड़ा दावा किया है। पत्रकार शोएब चौधरी का आरोप है कि बांग्लादेश में आईएसआई ने ढाका सेल खोला है और इस मुल्क में जो कुछ भी हो रहा है वो आईएसआई के इशारे पर हो रहा है। ये हिंदुओं के ऊपर जाति नरसंहार चल रहा है, जाति संहार नहीं, नरसंहार के वो बांग्लादेश को एक हिंदू फ्री बांग्लादेश बनाने की कोशिश में इस्लामियों, और इसके पीछे आप भी जानते हैं कि पाकिस्तान ने आईएसआई कहाँ पे, ढाका में पाकिस्तान ने आईएसआई की पाकिस्तान जो हाई कमीशन है, दफ्तर एम्बेसी है, उसके अंदर इन्होंने एक ढाका सेल खोला और ढाका सेल से ये सब और कोऑर्डिनेशन हो रहा है बांग्लादेश में कि चुन चुन के हिंदुओं के ऊपर अटैक, हिंदू प्रॉपर्टी के ऊपर अटैक, हिंदू मंदिरों के ऊपर अटैक। सब मिला के आप कहेंगे कि ये हिंदू की एक नरसंहार चल रहा है, जाति संहार, और हिंदू एकदम फ्री बांग्लादेश बना के इसको पूर्व पाकिस्तान बनाने की कोशिश चल रहा है। तो बांग्लादेशी पत्रकार शोएब चौधरी को आपने सुना, सिर्फ इतनी ही बात नहीं है, बांग्लादेशी पत्रकार ने और भी कई खुलासे किए हैं जो आपको ग्राफिक्स के जरिए बताने जा रहे हैं। बांग्लादेशी पत्रकार शोएब चौधरी के आरोप है कि बांग्लादेश में आईएसआई ने ढाका सेल खोला है, आईएसआई फिदाइन हमलावर तैयार कर रही है और भारत में आतंकी हमले की साजिश हो रही है। 26 जनवरी को आतंकी हमले की योजना है। बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार लगातार जारी है, मंदिर में गाय काटने की कोशिश भी की गई है, यानी गायों को भी निशाना बनाया जा रहा है। हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में न सिर्फ हिंसा की आग भड़क रही है बल्कि विरोध प्रदर्शन भी तेज हो गया है। तस्वीरें कैसे सामने आ रही हैं देख लीजिए कि हादी के इंसाफ के लिए लोग नारेबाजी कर रहे हैं और बड़ी संख्या में हाथों में मोबाइल लेकर टॉर्च जलाकर प्रदर्शन किया जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर बढ़ते अत्याचार ने अब भारत के गुस्से का लावा भी फोड़ दिया है। हिंदू संगठन सड़कों पर हैं। ये दिल्ली की आज की तस्वीर आपको दिखा रही हैं, जहां आर्य समाज में के लोगों ने मंदिर में पूजा अर्चना की है। हिंदुओं की सुरक्षा के लिए यज्ञ का आयोजन किया गया है। वीएचपी की ओर से इस हवन का आयोजन कराया गया। आपको सुनाते हैं कि इस हवन के आयोजन को लेकर विश्व हिंदू परिषद के लोगों का क्या कहना है। इस आयोजन को करके प्रभु से कामना की है कि प्रभु कुबुद्धियों को बुद्धि, सद्बुद्धि देना, और जिस तरह से जो वहाँ पर हिंसा, पापाचार और अनाचार हो रहा है उस पर विराम लगाना। साथ ही साथ हमने ये भी प्रभु से कामना की कि जो अमर हुतात्मा इस पृथ्वी को छोड़ के चली गई उनको भी अपने श्री चरणों में स्थान देते हुए, जो लोग घायल हुए हैं उनको भी शीघ्र स्वस्थ करना, और साथ ही साथ न शेष बचे हिंदुओं को संबल प्रदान करना कि किसी भी स्थिति में हमें छोड़ना नहीं है। देश हमारा है, हमारी भूमि है, जिस मातृभूमि पर हमने जन्म लिया
जिस मातृभूमि के लिए हमने सब कुछ समर्पण किया, उसको हम भागेंगे नहीं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के विरोध में राजस्थान के टोंक में भी लोग सड़कों पर उतर गए। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान बांग्लादेश के प्रधानमंत्री यूनुस का पुतला भी जलाया गया। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां महिलाएं टोंक में सड़कों पर उतरी हैं। हालांकि पिछले एक हफ्ते से भारत में अलग अलग जिलों में कुछ ऐसी ही तस्वीर देखने को मिल रही है, जहां लोगों ने बांग्लादेश के पीएम का पुतला फूंका है और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा को लेकर नाराजगी जताई है। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से मांग करते हुए कहा है कि बांग्लादेश से सभी तरह के व्यापारिक रिश्ते खत्म कर लिए जाएं और हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कड़ा रुख अख्तियार किया जाए। मांग करते हैं हमारी सरकार से कि बांग्लादेश के हिंदुओं की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाए जाएं और बांग्लादेश को जो हमारे यहाँ से रक्षा सुरक्षा और रसद दी जाती है उसको तत्काल बंद किया जाए, उनका वीजा बंद किया जाए और जो अवैध घुसपैठिए यहाँ रहते हैं उन्हें तुरंत बाहर निकाला जाए। संपूर्ण हिंदू समाज में जबरदस्त रोष है और सभी हिंदुओं की सुरक्षा के लिए संपूर्ण सरकार कोई ठोस कदम उठाए, इसलिए आज ये जो प्रदर्शन किया गया है। यूनुस राज में हो रही हिंसा से भारत के मुसलमानों का खून भी खौल रहा है। मुंबई में मुसलमानों ने हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ मार्च निकाला और जमकर विरोध किया। बांग्लादेश में जो अक़लियतों पर जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ हिंदुस्तान का मुसलमान सदाए एहतजाज बुलंद कर रहा है और हुकूमत बांग्लादेश को मुतनब्बे करता है कि वो ये अपनी रियाया पर लगाम दे और ये हरकत को बंद करवाए, वरना हिंदुस्तान का मुसलमान सरापा एहतजाज बनेगा और अक़लियतों पर जो जुल्म हो रहा है उसको किसी सूरत में भी वो बर्दाश्त नहीं करेगा। तो भारत के साथ साथ बांग्लादेश के खिलाफ विदेशों में भी प्रदर्शन तेज होता जा रहा है। अब आपको तस्वीर लंदन की दिखाने जा रहे हैं, जहां भारतीय और बांग्लादेशी हिंदू समुदाय ने बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्याओं के खिलाफ लंदन में बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर विरोध प्रदर्शन किया है। Justice for Hindus! 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 बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार पर अरुणाचल के आदिवासी हिंदू भी भड़क उठे हैं। उन्होंने कहा है कि आज यूनुस का पुतला जलाया गया है, सामने होता तो उसे भी जला देते। वो गलत बोल नहीं बोला है, एक शब्द बोलने के कारण से उसको पहले लात मार के मराता है, फिर जिंदा जला देता है। ये कौन सा मतलब धर्म में ये लिखा हुआ है? इसीलिए हम तो सिर्फ उसका पुतला जलाया है, फ्लैग को जलाया है। अगर यहाँ इंडिविजुअल मिलता है तो उसको हम जिंदा जलाएगा, इतना भी हिम्मत रखता है हम। क्लियर मैसेज से इंडिया का, हमारा अरुणाचल इंडिया का तरफ से, नॉर्थ ईस्ट का तरफ क्लियर मैसेज से, अगर हम लोग को मिलता है हम लोग ये कार्रवाई कर सकता है। हम चूड़ी पहन के नहीं बैठा हुआ। तो बांग्लादेश के कट्टरपंथी हिंदुओं का विरोध करके, भारत का विरोध करके अपनी ही कब्र बांग्लादेशी खोद रहे हैं, क्योंकि भारत ने बांग्लादेश को आखिरी वार्निंग दे दी है और मोहम्मद यूनुस को बता दिया है कि अभी भी वक्त है, संभल जाओ, कट्टरपंथियों को कंट्रोल करो, हिंदुओं को सुरक्षित करो और निष्पक्ष चुनाव कराओ। दरअसल भारत लगातार बांग्लादेश को इसको लेकर चेतावनी देता आया है, लेकिन बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुखिया सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी बचा रहे हैं। बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर हमले हुए हैं उस पर भारत ने आंखें बंद नहीं की हैं, बल्कि यूनुस राज में हुए हिंसा की पूरी फाइल तैयार कर ली गई है। मोहम्मद यूनुस इस सब से बच नहीं सकते हैं। यूनुस राज में जो हिंसा हो रही है, भारत ने उसका डेटा सामने रखा है। अल्पसंख्यकों के खिलाफ 2900 वारदातें हो चुकी हैं, जिसमें हत्या, आगजनी, जमीन हड़पने जैसे कई घटनाएं शामिल हैं। बांग्लादेश इन हिंसाओं को राजनीतिक हिंसा कहकर खारिज नहीं कर सकता है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि बांग्लादेश के हालात पर भारत की पूरी तरह से नजर है। भारत बांग्लादेश में स्वतंत्र, निष्पक्ष और समावेशी चुनाव के समर्थन में है। बांग्लादेश में हिंदुओं को लेकर कट्टरपंथी खूंखार होते जा रहे हैं। आईएसआई पूरे इस मुल्क को अपने घेरे में ले रखा है और इसीलिए वहां के लोगों को बरगलाकर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। बांग्लादेश में एक और हिंदू की हत्या। हिंदुओं के घरों में आगजनी की ये तस्वीरें बताती हैं कि बांग्लादेश में कट्टरपंथी किस कदर खूंखार होते जा रहे हैं। यहाँ से आई तस्वीरें कट्टरता की कहानी को बयां कर रही हैं। दीपू दास अमृत मंडल के बाद एक और हिंदू युवक की हत्या का मामला सामने आया है। हबीबगंज में कामदेव दास नाम के युवक का शव नाले में तैरता मिला। कट्टरपंथियों ने बर्बरता की सारी हदें पार कर दी हैं।
बांग्लादेश में जिस तरह के हालात हैं, उसकी वजह से भारत में भी लोगों के अंदर नाराजगी देखी जा रही है। हिंदू संगठनों ने यूनुस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र समेत भारत के कई राज्यों में प्रदर्शन तेज हो गए हैं। साधु संतों का कहना है कि बांग्लादेश की जो हरकत है वो बिल्कुल दुनिया के नक्शे से उसे मिटाने वाली है। बांग्लादेश की जो हरकतें हैं वो बिल्कुल दुनिया के नक्शे से मिटने वाली हैं और बांग्लादेश जो है अब मानवीय सभी सीमाओं को पार कर चुका है। अब आवश्यकता है कि फिर से जो है सर्जिकल स्ट्राइक 2 बांग्लादेश की ओर जो है करने की। अरुणाचल प्रदेश में भी आदिवासी समाज ने दीपू दास, अमृत मंडल और कामदेव दास की हत्या पर विरोध जताया। मशाल लेकर जुलूस निकाला। भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी यूनुस सरकार के खिलाफ नाराजगी है। लोग सड़क पर हैं, बांग्लादेश के विरोध में नारे लगा रहे हैं। लंदन में बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर जोरदार प्रदर्शन हुआ। बांग्लादेश में दिन पर दिन हिंदू परिवारों में डर और असुरक्षा बढ़ गई। कट्टरपंथियों के टारगेट पर अब तक हिंदू ही थे, लेकिन अब वहां से गाय को निशाना बनाया जा रहा है। खबर है, रंगपुर गांव में गाय को निशाना बनाया गया। हिंदू मंदिर परिसर में गाय को मार दिया गया। हिंदुओं ने जब इसका विरोध किया तो कट्टरपंथियों ने हिंदू घरों में तोड़फोड़ की। यूनुस की कट्टरपंथी जमात अब हिंदुओं की आस्था पर वार कर रही है। यूनुस सरकार के साए में यह कट्टरपंथी की जमात और बेखौफ हो चली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जहां बांग्लादेश कट्टरपंथ की आग में झुलस रहा है, तो वहीं सीएम योगी के प्रदेश में अपराधी माफिया सिर नहीं उठा पा रहे हैं और कभी आगे भी सिर उठाने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। और अब अपराधी या माफिया किसी भी कोने में छिपे हों या फिर किसी भी रूप में हो, आवाज बदल लें, लेकिन पुलिस बस एक क्लिक पर उनकी पूरी कुंडली निकाल लेगी। सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश में अपराधियों और अपराध पर लगाम कसने के लिए यक्ष ऐप लॉन्च कर दी है। एआई और बिग डेटा एनालिसिस से तैयार ये ऐप प्रदेश में अपराध नियंत्रण और पुलिसिंग व्यवस्था को और सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। ये यक्ष ऐप काम कैसे करेगा, आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। पुलिस को अपराधियों का पूरा डेटा मिलेगा। गैंगस्टर माफिया की डिजिटल ट्रैकिंग आसान हो जाएगी। इस ऐप में उत्तर प्रदेश के हर जिले, हर तहसील, हर थाने की अपडेट होगी। वांटेड की लिस्ट भी अपडेट की जाएगी। साथ ही थाने से लेकर जिला और एसटीएफ तक सभी विंग्स कनेक्टेड होंगी। अपराधियों, क्रिमिनल गैंग के एरिया की जानकारी एक साथ इस ऐप के जरिए आपको मिल सकेगी। दरअसल किस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में अपराध को नियंत्रण करने के लिए बड़े कदम उठा रहे हैं, हम लगातार आपको बताते रहे हैं। लेकिन यक्ष ऐप की लॉन्चिंग के दौरान मुख्यमंत्री ने क्या कहा, सुनिए। आप देखिए कितना पारदर्शी तरीके से हमने किसी का चेहरा नहीं देखा, किसी की जाति नहीं देखी, किसी का मत और मजहब नहीं देखा। अगर योग्य है, यहां पर किसी ने कानून को ठेंगा दिखाने का प्रयास किया तो कानून ने उसको उसी प्रकार से उसकी ग्रेवान को पकड़ने का काम भी किया है और यह उत्तर प्रदेश ने करके दिखाया है। आज जिसका उदाहरण देश के अंदर अलग अलग राज्यों में भी लोग उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वहां पर भी मीडिया, हम नहीं बोल रहे हैं लेकिन मीडिया उसको बोलते हैं यूपी मॉडल आ गया। ये प्रयास करने से होता है, आउट ऑफ बॉक्स जब हम कार्य करने का प्रयास करते हैं तब इस प्रकार की चीजें सामने आती हैं। योगी के इस ब्रह्मास्त्र की खासियत क्या है, आपको यह भी बता देते हैं। दरअसल गैंग एनालिसिस जैसी सुविधाएं इसके जरिए और ज्यादा मिल सकेंगी कि हर गैंग के बारे में जानकारी जुटाई जाए। एआई और बिग डेटा आधारित ये ऐप होगी। पुलिसिंग को और मजबूत इस ऐप के जरिए बनाया जाएगा। ऐप में रियल टाइम अलर्ट होगा, एआई फेस रिकॉग्निशन और क्राइम जीपीटी भी इस ऐप के जरिए किया जा सकता है। तो मतलब साफ है कि योगी का यह नया हथियार अब अपराधियों की कमर तोड़ पिटाई करेगा। अपराधी और माफिया चाहे किसी भी कोने में छिपे हों, एक बटन दबाते ही उनकी पूरी कुंडली खोल देगी ये ऐप। इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश में क्राइम पर लगाम लगाने का युद्ध अब केवल थानों और फाइलों तक सीमित नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश पुलिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिग डेटा के जरिए हाईटेक हो गई है। पुलिस मंथन 2025 में सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की यक्ष ऐप को लॉन्च किया। इसका साफ संदेश है कि अब हर अपराधी की डिजिटल तरीके से निगरानी होगी। इस ऐप के जरिए अपराध का लेखा जोखा रखा जाएगा। उत्तर प्रदेश में एसटीएफ के मुख्यालय में यक्ष ऐप का कंट्रोल रूम बना है। इस ऐप के लिए पुलिस पूरा डेटा ऑनलाइन करेगी।
पुलिसकर्मियों को ऐप के जरिए अपनी बीट की जानकारी होगी। हर अपराधी का फोटो, उसका वॉइस सैंपल, उससे जुड़ी सभी जानकारियां इस ऐप पर मौजूद होंगी। माना जा रहा है कि यक्ष ऐप डिजिटल क्राइम को रोकने और अपराधियों की धरपकड़ के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए कारगर हथियार साबित होगा। इससे पहले भी सीएम योगी ने अपराधियों पर नकेल कसने के लिए कई कदम उठाए हैं। एंटी माफिया टास्क फोर्स, यूपी कोका, ऑपरेशन क्लीन, एंटी रोमियो स्क्वाड, मिशन शक्ति, पिंक बूथ और महिला हेल्पलाइन, ऑपरेशन कन्वेंशन, साइबर थाने, बुलडोजर एक्शन जैसे अभियान चलाए ताकि उत्तर प्रदेश में अपराध को रोका जा सके। योगी के सभी कदम हिट साबित हुए। योगी मॉडल को कई राज्यों ने भी अपनाया। इसी कड़ी में सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश पुलिस को अब और एडवांस बना दिया है, क्योंकि योगी नीति जीरो टॉलरेंस की है। अपराधियों के खिलाफ वो लगातार एक्शन का निर्देश देते हैं, जिसका असर उत्तर प्रदेश के शहर शहर में दिखता है। उत्तर प्रदेश को और सुरक्षित करने के लिए अब तैयारी हाईटेक है। यक्ष ऐप में अपराधी का पूरा क्राइम रिकॉर्ड मिलेगा, अपराधियों के गैंग की जानकारी मिलेगी, हिस्ट्री शीटर की गतिविधियों का ब्यौरा मिलेगा। चैट जीपीटी की तरह अब पुलिस क्राइम जीपीटी इस्तेमाल करेगी। क्राइम और क्रिमिनल से जुड़े हर एक पहलू पर उत्तर प्रदेश पुलिस की पूरी नजर होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इन खबरों के साथ वक्त है प्रहार में एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरें जारी। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।